A car tire has a volume of 10 liter when inflated. The tire is inflated to a pressure of 3 atmosphere and 17 degrees centigrade. Due to driving, the temperature increases up to 47 degrees centigrade. Pehla bit, what would be the pressure at this temperature? और दूसरा bit, how many liters of air has to be let out from the tire to restore it to 3 atmosphere and 47 degree centigrade. ये कार टायर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। खैर, जितने भी सवाल मैंने कराए हैं ये सबको थियरी की तरह याद रखना। प्रॉब्लम प्रैक्टिस तो तुम करोगे ट्यूटोरियल शीट से, बट दीज आर द टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स विच कैन बी फ्रेम्ड ऑन पीवी इक्वल टू एनआरटी और लॉज ऑफ आइडियल गैस। कैपिलरी ट्यूब, ओपन, क्लोज्ड, टिल्टेड, hollow cylinder type, vessel, open vessel, rigid vessel, flexible vessel, two vessel connected by a connecting tube, stopcock, etc. Two point 3.3 अप्रोक्सीमेटली ना, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी व्हीकल का टायर अगर दिया हुआ है तो ऑलवेज अज्यूम दैट वॉल्यूम ऑफ द टायर टू बी कांस्टेंट। बिल्कुल रिजिड कंटेनर टाइप ट्रीटमेंट करेंगे, बस यही बात ध्यान रखना है इसमें। एक टायर था जिसका प्रेशर 3 एटमॉस्फेयर था, 17 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 प्लस 7, 280, 290 केल्विन, 290 केल्विन पे था। ड्राइविंग के कारण इसका टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर कितना बढ़ा? अप टू 47, 273 प्लस 7, 280, 280 प्लस 40, 320 केल्विन तक टेम्परेचर हो गया। देन व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर इन द टायर? Okay, moles of air constant, volume of the tire constant, mole constant, volume constant, pressure temperature law. P1 by T1 is equal to P2 by T2. P1 by T1 will be equal to P2 निकालना है by T2. So P2 will be equal to 320 into 3 by 290, approximately 3.3 एटमॉस्फेयर के आसपास आएगा। ये फाइनल प्रेशर हो गया। क्लियर? अब व्हाट वुड बी द प्रेशर? ओके, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द एयर हैज टू बी लेट आउट। अब दूसरा पार्ट सवाल का ये कह रहा है कि इस टायर में से कितना एयर निकाल दिया जाए ताकि ये टायर आ जाए वही 320 केल्विन पे और प्रेशर उसका हो जाए 3 एटमॉस्फेयर। तो कितना मोल्स बाहर निकाल दिया जाए गैस का, कितना लीटर एयर का? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द एयर, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द एयर हैज टू बी लेट आउट? ओके ओके, हाउ मेनी लीटर ऑफ द एयर मेजर्ड एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 47 डिग्री सेंटीग्रेड? ये लिख लेना। How many liters of air measured at 1 atmosphere and 47 degree centigrade should be let out? 1 एटमॉस्फेयर पे चाहिए वो वॉल्यूम। जैसे जब टायर का हवा खोला जाएगा तो जो गैस आ गया बाहर वो तो 1 एटमॉस्फेयर पे आ गया ना, क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो how many liters of air measured at 1 atmosphere and 47 degree centigrade will be let out from the tire such that टायर बन जाए ऐसा? वेरी सिंपल तरीका। यहां मोल निकाल,
यहां मोल निकाल, डिफरेंस ले, उतना ही मोल ऑफ गैस को अपने बाहर निकाला और वो मोल को इस्तेमाल कर लो वॉल्यूम निकालने में, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर मानते हुए, है कि नहीं है? यहां पर कितना मोल्स ऑफ गैस है? N will be equal to PV by RT. What is P? P 3.3, वॉल्यूम 10 लीटर अपॉन R 320, और यहां पर मोल्स कितने आ जाएंगे? P वॉल्यूम 10 R 320. देन व्हाट विल बी द डेल्टा N? कितना मोल्स ऑफ गैस बाहर निकाले? डिफरेंस. तो 10 अपॉन 320 R तो आपका कांस्टेंट है, कॉमन हो गया, इसमें बस आ जाएगा 3.3 माइनस 3. क्लियर है? दैट इज 0.3 इंटू 10, दैट इज 30 अपॉन 320 R, 3 अपॉन 32 R. कितना लीटर आपने गैस निकाल दिया टायर से? मेजर्ड एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 47 डिग्री सेंटीग्रेड. इसी टेम्परेचर और प्रेशर पे कितना लीटर गैस निकाल दिया? तो मोल जो निकाला गया वो तो हम लोग को पता है, 3 अपॉन 32 R. वॉल्यूम निकाल ले, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू nRT अपॉन P. N कितना? 3/32 R नीचे, मल्टीप्लाइड बाई R, मल्टीप्लाइड बाई 320, डिवाइडेड बाई P. P इज 1 एटमॉस्फेयर. R कट गया, 32, 10 टाइम्स 10 3 30 लीटर. आंसर 3 बाई 0.3 इंटू 10, 3/320 हर जगह. तो 320 कट गया, 3 लीटर. सवाल समझ में आया? खैर, व्हीकल टायर में हमेशा क्या मानना है? वॉल्यूम कांस्टेंट. एंड द लास्ट टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, that is gases separated by membrane. Gases is separated by membrane. ऐसे समझना. पहला केस, membrane is impermeable to any gas. कोई भी गैस उस मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकता. इम्परमिएबल मतलब कोई भी गैस उस मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकता. तो मान ले ये है एक चैम्बर, इसमें एक मेम्ब्रेन लगा हुआ था, यही मेम्ब्रेन है, दोनों तरफ गैस है. ये मेम्ब्रेन स्लाइड कर सकता है, इट कैन स्लाइड. ये मेम्ब्रेन स्लाइड कर सकता है. बात समझ में आ रहा है? क्लियर है ये चीज? अब देखो, ऐसा सिचुएशन है कि कोई भी गैस इधर से उधर नहीं जाएगा और ये मेम्ब्रेन स्लाइड भी अगर कर सकता है, तो अगर हम इसको बोल रहे हैं फर्स्ट चैम्बर, इसको बोल रहे हैं सेकंड चैम्बर, देन डेफिनेटली दिस मेम्ब्रेन विल कम टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट समहाउ. आएगा ना इक्विलिब्रियम पॉइंट पे? कहीं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T पे. तो हम लोग उस वक्त बोलेंगे प्रेशर ऑफ द गैस इन द फर्स्ट चैम्बर विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस इन द सेकंड चैम्बर. ऑब्वियस सी बात है. अगर इक्विलिब्रियम पे आ गया वो मेम्ब्रेन, कोई गैस इधर से उधर अगर नहीं जा पा रहा है, तो वो मेम्ब्रेन अगर इक्विलिब्रियम पे है, तो लेफ्ट साइड का प्रेशर एंड राइट साइड का प्रेशर क्या होना चाहिए? बराबर बराबर. सेकंड केस, if the membrane is stopped by mechanical stoppers, if the membrane is stopped by mechanical stoppers, मान लो कि ये कंटेनर था, बीच में एक मेम्ब्रेन लगा हुआ था और इस मेम्ब्रेन को मैंने कुछ मैकेनिकल स्टॉपर लगाकर रोक दिया. ये मेम्ब्रेन मूव नहीं कर सकता अब, और ना ही कोई गैस इधर से उधर पास कर सकता है. अगर ये कंटेनर 1 है, चैम्बर 2 है, देन इन दिस केस P1 नॉट इक्वल टू P2.
मे बी और मे नॉट बी। जब ये मूव नहीं कर रहा है तो दोनों तरफ का प्रेशर बराबर भी हो सकता है और नहीं भी बराबर हो सकता। हम हो सकता है कि यहां पे गैस को 2 एटमॉस्फेयर पे रखें या 4 एटमॉस्फेयर पे रखें, क्या फर्क पड़ रहा है? मैकेनिकल स्टॉपर लगाकर अगर मेम्ब्रेन को हम रोक दिए, मतलब नाउ दे आर बिहेविंग लाइक अ 2 डिफरेंट वेसल एंड द 2 डिफरेंट वेसल में कंटेन द गैस एट अ डिफरेंट प्रेशर, ऑल्सो इट में कंटेन द गैस एट द सेम प्रेशर। सवाल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है, सवाल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। बात समझ में आ रहा? Second, third case, if the membrane is stopped by mechanical stoppers, but it is semi-permeable membrane for gas A, suppose चैम्बर में मेम्ब्रेन एक लगा हुआ है, मैकेनिकल स्टॉपर से उसको हम रोके हुए भी हैं, ठीक। इधर हम लिए नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इधर हम लिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और कह दिया सवाल में कि ये जो मेम्ब्रेन है लेट इट इज सेमी परमिएबल फॉर O2 gas. Membrane allows only O2 gas to pass through. Membrane allows only O2 gas to pass through, and it does not allow hydrogen and nitrogen gas to pass through. समझ में आ रहा है? अगर ऑक्सीजन गैस इधर से उधर अगर जा सकता है तो ये ऑक्सीजन गैस तब तक इधर से उधर जाएगा जब तक कि ऑक्सीजन गैस का प्रेशर दोनों तरफ बराबर नहीं हो जाएगा। तब तक इधर उधर जाएगा जब तक कि ऑक्सीजन गैस का प्रेशर दोनों तरफ बराबर न हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे प्रेशर ऑफ O2 इन अ चैम्बर 1 विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ द O2 इन द चैम्बर 2। प्रेशर ऑफ O2 इन द चैम्बर 1 विल बी इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द O2 इन द चैम्बर 2। बात समझ में आ रहा है? सही परिमाण का मतलब समझ में आ रहा है? क्लियर है? इज दिस क्लियर? टोटल प्रेशर बोथ साइड मे बी और मे नॉट बी सेम जैसा वहां पे। टोटल प्रेशर ऑफ द गैस लेफ्ट हैंड साइड, टोटल प्रेशर ऑफ द गैस राइट हैंड साइड मे बी और मे नॉट बी सेम। क्लियर एवरीवन? हम लोग इस टाइप का सवाल करेंगे लेकिन एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ने के बाद। ये तो समझ में आ गया ना क्या कह रहा है? और वो कंसेप्ट है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। Dalton's law of partial pressure, it states that the total pressure of a mixture of gases, the total pressure of
mixture of gases is always equal to the sum of the partial pressures of each gas. The total pressure of the mixture of the gases is always equal to the sum of the partial pressures due to each gas. देखो, एक गैस प्रेशर क्यों एक्सर्ट करता? ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ कंटेनर. कंटेनर के वॉल के साथ जो कोलिजन होता है मॉलिक्यूल का, उसी के वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है. तो पहली क्लास में हम बताए थे कि प्रेशर इज एक्सर्टेड बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ कंटेनर. मान लो एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम है V. इसमें हम ले लिए A गैस प्लस B गैस प्लस C गैस, 3 आइडियल गैस का मिक्सचर ले लिए एट अ टेम्परेचर T. ठीक है, अगर हम इसमें मैनोमीटर या प्रेशर गेज अगर लगा देंगे तो मेरे को टोटल रीडिंग मिलेगा. और ये टोटल रीडिंग तो हम क्या बोल रहे हैं? टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैसेस. टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैसेस. Now, what is partial pressure of each gas? इसको समझो. मान लो A का इसमें N1 मोल था, B का N2 मोल था, C का N3 मोल था. पार्शियल प्रेशर को अच्छे से समझो. What is partial pressure? What is partial pressure of A? What is partial pressure of B? What is partial pressure of C? नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस टोटल प्रेशर में A का कितना कंट्रीब्यूशन है, इस टोटल प्रेशर में B का कितना कंट्रीब्यूशन है, इस टोटल प्रेशर में C गैस का कितना कंट्रीब्यूशन है. अरे तीनों मिलकर ही तो प्रेशर बनाया टोटल. तीनों के तो मॉलिक्यूल कोलिजन कर रहे होंगे वॉल के साथ. तो द प्रेशर एक्सर्टेड बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ A molecules only, that will be partial pressure of A. The pressure due to the collision of B molecules only will be partial pressure of B. C molecules only, partial pressure of C. ठीक है, इसको समझने के लिए आखिर A कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है. बिल्कुल आइडेंटिकल कंटेनर बगल में इमेजिन करो, बिल्कुल आइडेंटिकल, वही वॉल्यूम V, वही टेम्परेचर T. अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि इस मिक्सचर में से सारे के सारे A मॉलिक्यूल्स को यहां पर शिफ्ट कर दिए गए. B और C छोड़ दिया गया, A को यहां से निकालकर सेपरेट अलग से रखा गया. सारे मॉलिक्यूल A के इधर आ गए, मतलब N1 मोल पूरा A का यहां आ गया. ठीक है ना. पहला तुमसे मेरा ये सवाल है कि अगर A का मॉलिक्यूल को इमेजिन किया जाए यहां पर और A का मॉलिक्यूल को इमेजिन किया जाए यहां पर, क्या इस मॉलिक्यूल ऑफ A के लिए ये दो अलग अलग कंडीशन है कि सेम कंडीशन? सिर्फ A का मॉलिक्यूल को इमेजिन करो. A का मॉलिक्यूल मिक्सचर में है, A का मॉलिक्यूल अकेले A के मॉलिक्यूल के साथ ही है. क्या एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए ये दो अलग अलग कंडीशन है? सोचो. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस? 0. यहां पे B और C का मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना है? 0. आइडियल गैस पढ़ रहे हैं ना. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ B एंड C क्या है? 0. A का खुद में ही 0 पॉइंट मान के चल रहे हैं. तो जब B और C का मॉलिक्यूल का वॉल्यूम 0 है, मतलब कि A मॉलिक्यूल के सामने कोई दूसरा मॉलिक्यूल दिख ही नहीं रहा. What is the volume of an ideal gas? It is the available free space for a molecule to move freely. A मॉलिक्यूल के लिए अवेलेबल फ्री स्पेस कितना? A मॉलिक्यूल के लिए अवेलेबल फ्री स्पेस कितना? पूरा कंटेनर भी.
नहीं है क्या? यहां पर ए का मॉलिक्यूल के लिए अवेलेबल फ्री स्पेस कितना? पूरा कंटेनर भी। अब ऐसे सोचते हैं, ए गैस के लिए मोल सेम, टेम्परेचर सेम, वॉल्यूम अवेलेबल सेम। अरे जब तीन चीज सेम तो व्हाई नॉट द प्रेशर विल बी सेम? यस और नो? तो अगर हम यहां पर एक मैनोमीटर लगा लें और रीडिंग लें तो जो प्रेशर आएगा उसको हम बोल रहे हैं प्रेशर ऑफ ए गैस। प्रेशर ऑफ ए गैस, द सेम वैल्यू ऑफ द प्रेशर ए इज एक्सर्टिंग हियर ऑल्सो and the same value will be now called as partial pressure of A gas. बात समझ में आ रहा? अगर A अकेला है तो प्रेशर ऑफ A गैस बोल रहे हैं, और A अगर मिक्सचर में है तो A के वजह से कितना प्रेशर? द सेम पार्शियल प्रेशर ऑफ A गैस। ये दोनों PA वैल्यू सेम है। कहने का मतलब A भले ही B और C के साथ है, लेकिन A को B और C के साथ कोई लेना देना नहीं। यहां B को भूल जाओ, C को भूल जाओ। जो प्रेशर A एक्सर्ट कर रहा है यहां पर और यहां पर, दोनों सेम है, बस नाम अलग अलग है। यहां प्रेशर ऑफ A गैस बोलेंगे, यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ A गैस बोलेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओके, देन वी कैन डेफिनेटली राइट हियर, अकेला जब है तो लिख सकते हैं PA इंटू V विल बी इक्वल टू N1 RT। PV सोल्ट NRT तो लगेगा यार। सिमिलरली हम अकेला B को इमेजिन किए, B के वजह से जो प्रेशर आया वो पार्शियल प्रेशर ऑफ B बोलो या पार्शियल प्रेशर ऑफ B बोलो या प्रेशर ऑफ B बोलो, बात बराबर है। PB इंटू V विल बी इक्वल टू N2 RT, PC इंटू V इज इक्वल टू N3 RT। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, सबको समझ में आ रहा है? और जब हम ये पूरे मिक्सचर में अगर हम PV इक्वल टू NRT लगाए तो एक चौथा इक्वेशन बना, P टोटल इंटू V विल बी इक्वल टू N टोटल। N टोटल क्या है? N1 प्लस N2 प्लस N3 टोटल मास ऑफ द गैस इंटू R इंटू T, चौथा इक्वेशन। A भले ही B और C के साथ लिया गया है, लेकिन A के सामने B और C का रहना न रहना बात बराबर। ऐसे समझे ने, B और C क्या इफेक्ट कर दिया A को? कुछ नहीं। इनफैक्ट A को अगर हम मिक्सचर में भी अकेला माने और अकेले से डील करें तो कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम अवेलेबल इज सेम, टेम्परेचर इज सेम, मोल इज सेम, देन डेफिनेटली प्रेशर इज ऑल्सो सेम। ओनली द डिफरेंस इज यहां पर उसको प्रेशर ऑफ ए गैस बोल रहे, और वही अगर मिक्सचर में होता, सेम कंडीशन पे होता, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस बोल रही। क्लियर? क्लियर? लेट दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4। 1/4 क्या दे देगा? PA upon P total will be equal to N1 upon N total. And what is N1 upon N total? Mole fraction of A gas. Yes or no? Second upon fourth क्या दे देगा? PB upon P total is N2 upon N total, that is mole fraction of B. Third upon fourth क्या दे देगा? PC upon P total is N3 upon N total, that is mole fraction of C. तो यहां से बोल सकते हैं हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू P टोटल। पार्शियल प्रेशर ऑफ B विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू P टोटल। पार्शियल प्रेशर ऑफ C इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ C इंटू P टोटल। देयरफॉर वी कैन राइट इन सेंटेंस पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी आइडियल गैस इन mixture is always equal to its mole fraction multiplied by total pressure. Small p is always equal to x into capital P.
partial pressure of any gas is always equal to its mole fraction multiplied by total pressure. क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अब अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, ऑन एडिंग, तीनों को जोड़ दो, तो जब तीनों को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? देख, PA प्लस PB प्लस PC will be equal to P total common XA plus XB plus XC. And what is the sum of the mole fraction equals to? And sum of the mole fraction किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। 1 के बराबर हो गया तो यही डाल्टन्स लॉ कह रहा है कि the total pressure of the gas mixture is always equal to the sum of the partial pressures of the each gases. Remember, ये जो लॉ है डाल्टन्स लॉ, it is valid only at a constant temperature, constant volume.